हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न सिटी। अपने यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो कर सकते हो, या आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। आज का जो टॉपिक है अपना दोस्तों, जो अपना साउंड वेव चल रहा था उसको ही अपन कंप्लीट करेंगे। साउंड वेव जो अपना चल रहा था दोस्तों, आज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन पढ़ने वाले हैं। देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव अपन यहाँ पे देखने वाले। अपना टॉपिक है कि ध्वनि के कुछ इंपॉर्टेंट गुण अपने पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ध्वनि के एक एक गुण को काफ़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ध्वनि का परावर्तन एवं प्रतिध्वनि की अपन बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन एंड साउंड एंड इसकी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले अपन परावर्तन की बात कर लेते हैं, फिर बाद में प्रतिध्वनि की बात करेंगे। परावर्तन को अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश की भांति ध्वनि भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने से पहले माध्यम में वापस लौट आती है। दोस्तों, ध्वनि प्रकाश जो है ये परावर्तन के नियम का पालन करता है। इसी को देखते हुए ध्वनि जो है, ध्वनि भी प्रकाश की भांति ध्वनि भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने से पहले दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने पर पहले माध्यम में वापस लौट आती है। दोस्तों, जैसे कोई दो मीडियम आपके सामने, जैसे ही उसके पृष्ठ से टकराई वापस उसी माध्यम में उस पहले माध्यम में लौट जाती है प्रकाश। इस प्रक्रिया को जो है अपन ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना, ये हो गया ध्वनि का परावर्तन। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं। ध्वनि का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन के नियमों के अनुसार है, किंतु ध्वनि का जो तरंग दैर्ध्य है ये अधिक होने के कारण इसका परावर्तन बड़े आकार के पृष्ठों से अधिक होता है। दोस्तों, जो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका परावर्तन है ये बड़े आकार के पृष्ठों से अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसलिए ध्वनि का परावर्तन दीवारों, पहाड़ों तथा पृथ्वी तल सभी से हो जाता है। दोस्तों, जो ध्वनि का जो परावर्तन है ये काफ़ी बड़े आकार के पृष्ठों, जैसे कि ध्वनि का काफ़ी बड़े आकार के पृष्ठ जैसे कि दीवार हो गई, पहाड़ हो गए या फिर पृथ्वी तल, इनसे भी जो इसका परावर्तन हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अपन प्रतिध्वनि की बात कर लें। यहाँ पे अपना ध्वनि का जो परावर्तन है कंप्लीट हो चुका है। प्रतिध्वनि की अपन बात कर पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसको। प्रतिध्वनि जो है दोस्तों, जब ध्वनि किसी परावर्तक तल से वापस होता है, किसी परावर्तक तल से वापस होता है तो उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। दोस्तों, इसका जब ध्वनि किसी परावर्तक तल से लौटकर वापस अपने पास वही अपने को वापस सुनाई दे जाती है तो उसे अपन प्रतिध्वनि कहते हैं। जब श्रोता परावर्तक पृष्ठ के बहुत निकट खड़ा होता है तो उसे प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। दोस्तों, प्रतिध्वनि जो है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए। दोस्तों, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई अपने पास? 17 मीटर। दोस्तों, अपन जब प्रकाश पढ़ा था वहाँ पे अपन ने पढ़ा था मानव नेत्र की जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो थी अपनी 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड तक रहता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने टाइम तक रहता है? 0.1 सेकंड तक हमारे मस्तिष्क पर इसका प्रभाव रहता है। अतः यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि भी आएगी तो वह पहले की ध्वनि के साथ मिल जाती है। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक है कि परावर्तक सतह और श्रोता से कम इतनी दूरी पर होना चाहिए कि परावर्तित ध्वनि को उस पद तक पहुंचने में 1 सेकंड से अधिक समय लगे। दोस्तों, यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि जब किसी सतह पर अपने पास 1 सेकंड में बहुत सी ध्वनियाँ अपने को सुनाई दे जाती है तो वहाँ पे जो है ध्वनि पहले वाली ध्वनि में ही मिल जाती है और अपने को स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई नहीं दे पाती। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है वो उसके बीच 1 सेकंड से अधिक का समय लगना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना भी जरूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, प्रणोदित कंपन या फिर अनुनाद। अनुनाद या प्रणोदित कंपन की अपन बात कर ले दोस्तों, कंपन करने वाली वस्तु पर यदि बाह्य आवर्त बल लगाया जाए, यदि कोई वस्तु कंपन कर रही है और उस पर अपन बाह्य आवर्त बल लगाया जाए जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करती है, किंतु शीघ्र ही वस्तु आरोपित बल की आवृत्ति से स्थिर आयाम के कंपन करने के लिए बाध्य हो जाती है, तो बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में वस्तु द्वारा उत्पन्न इस कंपन को प्रणोदित कंपन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है प्रणोदित कंपन की डेफिनेशन अपन वापस से एक बार देख पा रहे हैं। कंपन करने वाली वस्तु पर यदि कोई बाह्य आवर्त बल लगाया जाए जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करती है, यानी कि वह बाह्य आवर्त बल लगाया जाए जिसकी आवृत्ति जो है वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करती है, किंतु शीघ्र ही वस्तु आरोपित बल की आवृत्ति से स्थिर आयाम के कंपन करने के लिए बाध्य हो जाती है, तो जो आवर्त बल के प्रभाव में वस्तु द्वारा उत्पन्न कंपन होता है उसको अपन प्रणोदित कंपन कह सकते हैं। यानी कि बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में वस्तु जो कंपन उत्पन्न कर रही है वो अपना क्या हो गया, प्रणोदित कंपन। दोस्तों ये अपना प्रणोदित कंपन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपन रेजोनेंस अनुनाद की बात कर ले। यहाँ पे अनुनाद की अपन यहाँ से बात कर पा रहे हैं दोस्तों, प्रणोदित कंपन की ही एक स्थिति है जो अनुनाद जो है दोस्तों, प्रणोदित कंपन की ही एक स्थिति है। अनुनाद में प्रणोदित कंपन की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। दोस्तों अनुनाद में जो होता है प्रणोदित कंपन की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। यदि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तब कंपन जो अनुनाद कंपन कहलाता है। दोस्तों यदि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति जो है वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन में जो कंपन होता है वो अपना अनुनाद कहलाता है। दोस्तों एक एग्जांपल से अपन यहाँ पे देख लेते हैं। 1939 में संयुक्त राज्य अमेरिका का टैकोमा पुल यांत्रिक अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त हो गया था। उच्च गति की पवन पुल के ऊपर कंपन करने लगी जो पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के लगभग बराबर की थी। जो यहाँ पे उच्च कंपन वाली पवन जो है उच्च गति की पवन पुल के ऊपर कंपन करने लगी जो कि वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर ही थी, तो उसको अपन कह सकते हैं एक प्रकार की अनुनाद की घटना वहाँ पे हो रही थी। इससे पुल के कंपन अनुनाद की स्थिति में पहुँच गया। पुल का कंपन जो वो अनुनाद की स्थिति में पहुँच गया। फलस्वरूप पुल के कंपन के आयाम में लगातार वृद्धि होने के कारण पुल टूट गया। दोस्तों पुल का आयाम जो है उसमें लगातार वृद्धि हो रही थी जिसके कारण वहाँ पे पुल जो है टूट गया। अमेरिका की एक घटना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, तो ये भी आपको थोड़ा जो है एग्जाम बेस के हिसाब से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल 2 उस अनुनाद का। सैनिकों को पुल पार करने का प्रशिक्षण अनुनाद से बचने के लिए दिया जाता है। दोस्तों सैनिक जब पुल पार करते हैं तो उनको इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो अनुनाद की कंडीशन वहाँ पे नहीं बने। यदि सैनिकों के नियमित पड़ने वाले कदमों की आवृत्ति पुल की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो अनुनाद की स्थिति आ जाएगी और पुल में अधिक आयाम के कंपन उत्पन्न हो जाएंगे। अधिक आयाम के कंपन उत्पन्न होने से जो है पुल का टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण पुल को जब अपन पार करते समय सैनिकों की जो टुकड़ी होती है कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चलती है। कदम से कदम मिलाकर क्यों नहीं चलती है दोस्तों? कदम से कदम मिलाकर इसलिए नहीं चल पाती है क्योंकि पुल की आवृत्ति जो है यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं, जो सैनिक नियमित पड़ने वाले कदमों से पुल की जो आवृत्ति है कदमों की आवृत्ति पुल की आवृत्ति के बराबर हो जाती है और वहाँ पे अनुनाद की जो कंडीशन है वो फॉलो हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो वहाँ पे बना पुल है उसका टूटने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए वहाँ पे सैनिकों को इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो सैनिकों की जो टुकड़ी है कदम से कदम मिलाकर नहीं चले। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, रेडियो में भी अनुनाद के सिद्धांत, रेडियो जो है वो भी अनुनाद के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्वनि का अपवर्तन जो देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्वनि का अपवर्तन ये ध्वनि की एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। अपवर्तन ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनका अपवर्तन हो जाता है, अर्थात वे अपने पथ से विचलित हो जाती है। दोस्तों जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसको ही अपन कह सकते हैं ध्वनि का अपवर्तन। अपने पथ से विचलित होना ही ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। ध्वनि का अपवर्तन का कारण है विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल का भिन्न भिन्न होना। दोस्तों अपवर्तन जो है ये किस कंडीशन में या फिर किस कारण से हो पाता है? दोस्तों विभिन्न माध्यमों
तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की जो चाल है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। इस कारण से ध्वनि का अपवर्तन की कंडीशन वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं दोस्तों, व्यतिकरण। ध्वनि का जो व्यतिकरण है इसके बारे में अपन यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं एक बार। जो है ध्वनि किस प्रकार से व्यतिकरण की कंडीशन को फॉलो करती है दोस्तों। जब समान आवृत्ति आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का वितरण हो जाता है। इस घटना को अपन ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। दोस्तों व्यतिकरण की जो घटना है इसमें जब समान आवृत्ति या समान आवृत्ति और समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर जो है ध्वनि ऊर्जा का वितरण हो जाता है। ये कंडीशन जो अपनी हो गई व्यतिकरण की हो गई। व्यतिकरण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं संपोषी व्यतिकरण। जब दो तरंगे किसी बिंदु पर एक ही कला में पहुँचती है, इस स्थिति में परिणामी आयाम दोनों तरंगों के अलग अलग आयाम के योग के बराबर हो जाता है। यानी कि परिणामी आयाम, जब दो तरंगे किसी बिंदु पर एक ही कला में पहुँचती है तो वहाँ पे जो परिणामी आयाम है वो दोनों आयामों के योग के बराबर हो जाता है। यानी कि जो दोनों ध्वनि तरंगे थी उनका परिणामी तरंग जुड़ जाता है और वो परिणामी जो तरंग होता है दोनों तरंगों के योग के बराबर हो जाता है। ये तो गई अपनी संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन। और दोस्तों जब संपोषी व्यतिकरण जब दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है तो वहाँ पे अपनी कंडीशन हो जाती है विनाशी व्यतिकरण की। दोस्तों जब दोनों तरंगे विपरीत कला में अपने को वहाँ पे मिल जाती है तो वो हो जाती है अपनी विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन। विनाशी व्यतिकरण कंडीशन दोस्तों इसमें जो परिणामी तरंग का आयाम है वो अपने को काफ़ी कम मिल पाता है, दोनों तरंगों से कम अपने को प्राप्त होता है। दोस्तों ध्वनि का विवर्तन की अपन बात कर ले। यहाँ पे ध्वनि का विवर्तन हम जानते हैं कि ध्वनि का तरंग दैर्ध्य 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब किसी कोटि का कोई अवरोधक ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोधक के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को जो है ध्वनि का विवर्तन अपन कह सकते हैं। ध्वनि का अवरोधक के किनारों से मुड़ना ही ध्वनि का विवर्तन हो जाता है। दोस्तों ध्वनि जो है किसी अवरोधक से टकराकर उसके किनारों से ध्वनि का मुड़ना ही क्या हो गया, ध्वनि का विवर्तन। यही कारण है कि बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाज़ा, खिड़की आदि पर मुड़कर अपने कानों तक पहुंचती है। बाहर से जो ध्वनि आती है दोस्तों वो दरवाजे, खिड़की आदि से टकराकर मुड़ जाती है और अपने कानों तक पहुंच जाती है, जिससे कि अपने को वो आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे पाती है। दोस्तों अनुरणन की कंडीशन अपन देख लें तो जब किसी बंद हॉल में एक अल्प समय के लिए ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारों तथा छत से क्रमिक परावर्तनों के फलस्वरूप श्रोता के कंपन बंद हो जाने पर भी हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है। इसे अनुरणन की कंडीशन कहते हैं। दोस्तों जब किसी बंद हॉल में अपन एक जोर से ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वो ध्वनि अपने को बार बार रिपीटेशन में सुनाई देती है, तो इस कंडीशन को अपन अनुरणन की कंडीशन कह सकते हैं। तथा वह समय जिसके दौरान वह ध्वनि सुनाई देती है उसको उसका अनुरणन का काल कहते हैं। दोस्तों जिस टाइम तक वो ध्वनि अपने को सुनाई देती है वो टाइम उसके अनुरणन काल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों अपन यहाँ पे देख लें सोनार और रडार का उपयोग। सोनार और रडार जो है ध्वनि के दो इम्पोर्टेंट वो है उपयोग हैं। ध्वनि के गुणों का उपयोग सोनार तकनीक में किया जाता है। दोस्तों सोनार जो तकनीक है, सोनार का फुल फॉर्म हो गया अपने पास साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। दोस्तों एक ऐसी युक्ति है, सोनार जो एक ऐसी युक्ति है जिससे जल में स्थित पिंडों की दूरी, जल के अंदर मछलियों के समुदाय या फिर शत्रुओं की पनडुब्बियों आदि का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सोनार में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सोनार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो अपने को यहाँ पे डायरेक्ट ध्यान रखना है सोनार में जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, यह है प्रेषित ध्वनि तरंगों के लौटने वाली प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ध्वनि तरंगें लौटती हैं उनके प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर जो है सोनार कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बजाय संचार तरंगों का उपयोग इसीलिए लाभकारी होता है क्योंकि समुद्र में पानी के विद्युत चालक होने के कारण विद्युत चुम्बकीय तरंगें अपनी ऊर्जा को शीघ्र खो देती है। इसके विपरीत सोनार तरंगें जो है ज़्यादा दूरी तय कर पाती है। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है समुद्र में पानी में समुद्र का पानी के विद्युत चालक होने के कारण विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो अपनी ऊर्जा शीघ्र खो देती है, जबकि जो सोनार तरंगें होती है ये ज़्यादा दूरी तक बनी रहती है, यानी कि ज़्यादा दूरी तय कर पाती है। इस कारण से अपन यहाँ पे सोनार तरंगों का उपयोग पनडुब्बियों के अंदर भी करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं यहाँ से
रडार की अपन बात कर लें दोस्तों, रेडियो अपने को यहाँ पे रडार की फुल फॉर्म अपन देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे तो अपने ये हो जाएगी दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, इसका उपयोग जो है एक रेडियो तरंग की आवृत्ति की सहायता से वायुयान की जो टो लेने और उसकी अवस्थिति का पता लगाने में किया जाता है दोस्तों। रडार जो होता है उसका उपयोग अपन वायुयान की टो लेने और उसकी अवस्थिति का पता लगाने में करते हैं। रडार का उपयोग बादलों, चक्रवात, बरसात की बूंदों के लिए और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, जलयान नौचालन के लिए, सेना में भी इसका रडार का काफ़ी उपयोग किया जाता है दोस्तों। रडार जो है सोनार के समतुल्य रेडियो तरंग युक्ति है। रडार और सोनार जो है एक समतुल्य तरंग युक्ति है दोनों दोस्तों। रडार जो होता है, रडार में रेडियो तरंगे वही कार्य करती है जो सोनार में ध्वनि तरंगे कार्य करती है दोस्तों। रडार में जो रेडियो तरंगे कार्य करती है, सोनार में वही ध्वनि तरंगे भी वही कार्य करती है। रडार तंत्र में ट्रांसमीटर रेडियो तरंगों को उत्पन्न करता है, इन्हें प्रेषित करता है। रडार जो तंत्र होता है उसमें जो ट्रांसमीटर होता है दोस्तों, रेडियो तरंगों को उत्पन्न करता है और उन्हें प्रेषित करने का काम करता है दोस्तों। ये अपन ने ध्वनि के बारे में काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट 3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है यहाँ से ध्वनि का चैप्टर अपने पास रह पाया है, इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया दोस्तों अपन ने। फिर भी किसी टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी बेहतरीन समझ में आ सकेगा दोस्तों। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ से आप जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। और दोस्तों यदि ये PDF आपको प्राप्त करनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों। यदि अभी तक आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया हो तो आप कर सकते हो। ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो दोस्तों आप इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।